दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि यूनिवर्स में होने वाली इतनी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज और थ्योरीज प्रूव कैसे होती है? मतलब क्या हम इन्हें ऐसे ही सही मान लेते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि हर थ्योरीज और हर कंसेप्ट पर अलग अलग साइंटिस्ट के थॉट्स और उनके रिसर्च अलग अलग हो सकती है। ऐसे में सबसे सही कंसेप्ट तक पहुंचने के लिए उनके बीच डिबेट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जहां पर वो अपने स्टडीज और ऑब्जर्वेशंस के रिजल्ट सबके सामने प्रेजेंट करते हैं। आपको बता दूं कि ऐसी डिबेट्स साइंटिफिक कम्युनिटी में बहुत ही कॉमन है, लेकिन 26 अप्रैल 1920 को अमेरिका के स्मिथसोनियन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में हुई एक डिबेट एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती थी कि इसे साइंटिफिक कम्युनिटी के बीच द ग्रेट डिबेट ऑफ एस्ट्रोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। और आज जब इस डिबेट को 100 साल से भी ज़्यादा वक्त बीत चुका है, तब भी ये उतनी ही फेमस है। एंड आई एम श्योर कि अब आप भी गहरी सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर ऐसा भी क्या हुआ था उस डिबेट में, और वो डिबेट आखिर किन किन के बीच में हुई थी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि आखिर उस डिबेट का रिजल्ट क्या निकला था। आज के इस वीडियो में हम आपको द ग्रेट डिबेट ऑफ एस्ट्रोनॉमी के बारे में ही बताने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो को तुम शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, आज से 100 साल पहले हम इंसानों के लिए यूनिवर्स इतना बड़ा नहीं था। कहने का मतलब ये है कि हमने यूनिवर्स में डिस्कवर तो बहुत कुछ कर लिया था, लेकिन हमें पृथ्वी से उनकी दूरी का कोई अंदाजा नहीं था, और इस डिबेट का बेसिक कारण भी यही था। ये डिबेट दो साइंटिस्ट के बीच में हुई थी। पहले थे उस समय के सबसे महान साइंटिस्ट में गिने जाने वाले अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर हेबर कर्टिस, जो उस समय यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के लिक ऑब्जर्वेटरी में काम करते थे, और दूसरे थे एक यंग अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर हार्लो शेपली, जो उस समय कैलिफोर्निया के ही माउंट विल्सन सोलर ऑब्जर्वेटरी में काम करते थे। इस डिबेट में मेनली दो टॉपिक्स थे। पहला था स्पाइरल नेबुला का रहस्य और दूसरा था यूनिवर्स की एक्चुअल साइज। दरअसल उस समय के साइंटिस्ट का ये मानना था कि ये सारा यूनिवर्स मिल्की वे के अंदर ही मौजूद है। मतलब ये कि जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं वही पूरा का पूरा यूनिवर्स है, और इसके आगे कुछ भी नहीं है। उस समय आसमान में दिखने वाली उन सारी गैलेक्सीज को साइंटिस्ट्स मिल्की वे का ही पार्ट मानते थे, और उनको स्पाइरल नेबुला यानी कि धुंध का बादल कहा जाता था। बस इन्हीं टॉपिक्स पर सारी की सारी डिबेट्स छिड़ी हुई थी। इन दोनों ही एस्ट्रोनॉमर्स ने अपनी अपनी रिसर्च और ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर सेपरेट इंडिपेंडेंट टेक्निकल पेपर्स तैयार किए हुए थे। ये दोनों ही साइंटिस्ट इस डिबेट में जीतना चाहते थे, क्योंकि ये डिबेट इन्हें साइंटिफिक कम्युनिटी में इंस्टेंटली फेमस कर सकता था। उस दिन वहां पर बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स प्रेजेंट थे, और दिन के समय दोनों ही साइंटिस्ट ने अपने अपने टेक्निकल पेपर्स उनके सामने प्रेजेंट किए थे। इसके बाद शाम के समय कर्टिस और शेपली के बीच डिबेट शुरू हुई। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस डिबेट में किसने कौन कौन से आर्गुमेंट्स रखे थे। सबसे पहले बात करते हैं हार्लो शेपली की। शेपली का ये मानना था कि आसमान में दिखने वाले सारे स्पाइरल नेबुलाज हमारे मिल्की वे के अंदर ही मौजूद है। अब जैसा कि मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि पहले एंड्रोमेडा को भी एक स्पाइरल नेबुला ही माना जाता था, और साइंटिस्ट्स को ये लगता था कि ये मिल्की वे का ही एक पार्ट है। इस बात पर शेपली का कहना था कि अगर एंड्रोमेडा नेबुला मिल्की वे में नहीं है तो मेरी ऑब्जर्वेशंस के अनुसार ये कम से कम 10 करोड़ लाइट ईयर्स दूर होनी चाहिए। इतनी बड़ी डिस्टेंस उस समय के एस्ट्रोनॉमर्स के लिए अनबिलीवेबल बात थी, और इसलिए इसे मिल्की वे का पार्ट ही माना गया। शेपली को सपोर्ट करते हुए नेदरलैंड्स के एक फेमस एस्ट्रोनॉमर एड्रियान वैन मैनन ने बताया कि उन्होंने मेसियर 101 ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हुए ऑब्जर्व किया है। अब इस चीज को डिटेल में समझिए। मान लीजिए मैं आपसे 10 मीटर दूर खड़े होकर किसी ऑब्जेक्ट को तेजी से घुमा रहा हूं। क्या आप इसे देख सकते हो? ऑब्वियसली आप इसे देख सकते हो, लेकिन अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को आपसे 1 किलोमीटर दूर खड़े होकर घुमाऊं तो क्या अब आप इसे देख पाओगे? इसका सीधा सा आंसर है नहीं। इतनी दूर से तो उस ऑब्जेक्ट को देखना भी काफी टफ होगा, तो उसकी रोटेशन जैसी मूवमेंट्स का पता लगा पाना तो इम्पॉसिबल सी बात है ना। अब इसी कंसेप्ट को वैन मैनन के बाद से जोड़ कर देखिए। अगर मेसियर 101 ऑब्जेक्ट मिल्की वे से बाहर होता तो वो इसे रोटेट करता हुआ नहीं देख पाते। अगर आप मिल्की वे के बाहर मौजूद किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करता हुआ देखना चाहते हो तो इसके लिए उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए, और यहाँ बहुत ज़्यादा से मेरा मतलब है लाइट से भी ज़्यादा तेज। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई इंसान अपनी पूरी की पूरी लाइफ टाइम में भी उसकी रोटेशन को ऑब्जर्व नहीं कर सकता। और अगर ऐसा मान लिया जाए कि उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी लाइट से भी ज़्यादा तेज है तो
तो ये सीधे सीधे फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज का वायलेशन करता है। इस आधार पर वान मैनन का कहना था कि सेपली बिल्कुल सही है और सारा यूनिवर्स मिल्की वे के अंदर ही मौजूद है। सेपली ने अपने आर्गुमेंट को और अधिक सपोर्ट देने के लिए अपने द्वारा एंड्रोमेडा में ऑब्जर्व किए गए एक नोवा का भी एग्जाम्पल दिया। मैं आपको पहले ही ये बता चुका हूँ कि नोवा किसी स्टार के जन्म लेने पर होने वाले एक्सप्लोजन को कहते हैं। इस नोवा के कारण सारा एंड्रोमेडा नेबुला चमक रहा था। इस पर सेपली ने कहा कि अगर एंड्रोमेडा कोई सेपरेट गैलेक्सी होती तो क्या एक नोवा से पूरी की पूरी गैलेक्सी चमक सकती है? ऐसा तो सच में पॉसिबल नहीं है। तो क्या सेपली सही थे? ये तो तब पता चलेगा जब हम हेबर कर्टिस के आर्गुमेंट्स को भी ध्यान से सुनेंगे। कर्टिस का मानना था कि एंड्रोमेडा सहित आसमान में दिखने वाले मोस्टली नेबुलाज असल में सेपरेट गैलेक्सीज हैं, जो या तो मिल्की वे से काफी दूर है या फिर उससे ग्रेविटेशनली बाउंड है। दूसरी बात थी नोवा की। कर्टिस ने कहा कि उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस के दौरान एंड्रोमेडा में कम से कम 11 नोवा इवेंट्स देखे हैं। इतने सारे नोवा तो पूरी मिल्की वे में भी नहीं देखे गए थे। इस आधार पर कर्टिस कहते हैं कि अगर एंड्रोमेडा मिल्की वे का ही पार्ट है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इसके एक पार्ट में नोवा इवेंट्स का रेट इतना ज्यादा हाई हो। वेट ए मिनट, अब आपके दिमाग में क्वेश्चंस की तो बाढ़ आ गई होंगी। मतलब कौन सही था और कौन गलत, और आखिरकार किसने इस डिबेट को जीता? जानना चाहते हैं ना? तो फिर देर किस बात की, सुनिए। दरअसल इस डिबेट का फैसला उस दिन नहीं बल्कि बाद में मिले एविडेंसेस के आधार पर हुआ था। साल 1921 में दोनों ही एस्ट्रोनॉमर्स के टेक्निकल पेपर्स को अमेरिका के बुलेटिन ऑफ द नेशनल रिसर्च काउंसिल में पब्लिश किया गया था, जिससे कि ये मैटर पब्लिक डिबेट में आ गया। सबसे पहले खुलासा हुआ कि एड्रियन वैन मैनन ने मेसियर 101 के बारे में जो ऑब्जर्वेशंस किए थे वो सही नहीं थे। आज हम मेसियर 101 ऑब्जेक्ट को पिनव्हील गैलेक्सी के नाम से जानते हैं, जो पृथ्वी से करीब 2.1 करोड़ लाइट ईयर्स दूर उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। मतलब हमारे मिल्की वे से तो ये बहुत ज्यादा दूर है। इतने दूर के ऑब्जेक्ट को रोटेट होते हुए देखना तो इंसान की लाइफ टाइम में भी पॉसिबल नहीं है। इसके बाद एडविन हबल के रिसर्च से ये पता चला कि यूनिवर्स में मिल्की वे के अलावा भी कम से कम 1 लाख करोड़ गैलेक्सीज हो सकती है। इसका मतलब ये था कि हमारी मिल्की वे ही पूरी की पूरी यूनिवर्स नहीं है, और इस बात में हेबर कर्टिस बिल्कुल सही थे। सेकेंडली, बाद में हुई ऑब्जर्वेशन से ये पता चला कि सेपली ने जिस नोवा को एंड्रोमेडा नेबुला में देखा था वो असल में नोवा था ही नहीं, बल्कि वो एक सुपरनोवा था। मतलब कि किसी स्टार के डेथ का इवेंट, और इस दौरान इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि वो पूरी की पूरी गैलेक्सी को ग्लो कर सकती है। मतलब ये बात भी सेपली के अगेंस्ट में ही गई। तो क्या इस डिबेट में सेपली की हार हो गई थी? ऐसा भी नहीं हुआ था। सेपली मिल्की वे को सारा यूनिवर्स जरूर मानते थे, लेकिन उनके अनुसार हमारा सूरज और सोलर सिस्टम मिल्की वे के सेंटर से काफी दूर स्थित है, और वो अपनी इस बात में बिल्कुल सही भी थे। लेकिन हेबर कर्टिस का ये मानना था कि हमारा सूरज ही मिल्की वे का सेंटर है, जो कि सरासर एक मजाक की बात है। दूसरी बात, यूनिवर्स की साइज और इतनी सारी गैलेक्सीज का कोई प्रूफ भी कर्टिस के पास नहीं था। अल्टीमेटली इस डिबेट का विनर किसी को भी नहीं बनाया गया, बल्कि ऐसा कहा गया कि ये साइंस और एस्ट्रोनॉमी की जीत है, और ऐसा ही तो हम सब चाहते भी हैं। आपको ये डिबेट कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो करके रहो यार, जल्दी से जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।